हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ मैन। और आप सभी लॉ मैन लोगों का स्वागत है। लॉ मैन हर कोई है जो भी लॉ जानना और समझना चाहता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें मैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में बताऊंगा, जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन बताता है। इससे पहले हमने राइट टू इक्वालिटी कर ली है, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक थी। इसके अलावा हमने राइट टू फ्रीडम कर लिया है, जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक था। तो आज हम राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कवर करेंगे। चलिए जल्दी से समझते हैं आर्टिकल 23 और 24 क्या है। तो 23 आर्टिकल को सबसे पहले हम देखेंगे। तो 23 जो है वो प्रोहिबिट करेगा तीन तरह के एक्शन को। तो वो कौन कौन से एक्शन है? पहला है बेगार, दूसरा है आपका फोर्स्ड लेबर, तीसरा है ट्रैफिक इन ह्यूमन। तो इन तीनों को हम समझते हैं ये क्या है। तो बेगार का मतलब यहां होता है कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन। तो ये बोल रहा है कि बेगार का मतलब ये है कि एक इस तरह का वर्क जो बिना किसी पेमेंट के या बिना किसी तनख्वाह के किया जाए, मतलब कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं की जा रही है इस सिचुएशन में। फोर्स्ड लेबर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे किसी पर्सन को कंपेल किया जा रहा है। कंपेल अ पर्सन टू डू वर्क विदाउट हिज और हर विल। ठीक है, तो लॉ में हिज और हर को न्यूट्रली माना जाता है, इसको न्यूट्रली। तो इसमें क्या है कि बिना मतलब अपनी इच्छा के बिना किसी पर्सन को अगर मजबूर किया जा रहा है काम करने के लिए, इसमें क्या होता है, जो वेजेस होती हैं वो लोअर देन मिनिमम वेजेस होती हैं। ठीक है, तो वो लोअर देन मिनिमम वेजेस होती हैं। मीन्स यहाँ पे तो बेगार में कोई रिम्यूनरेशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये बेगार की सिचुएशन जब जमींदारी सिस्टम भारत पे था बिफोर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले, तो ये बेगार वाला सिस्टम चलता था। बट अभी क्या है, अभी जो फोर्स्ड लेबर है वो भी प्रिवेल कर रहा है। तो ये इसमें क्या होता था कि बिना उसके इच्छा के, पर्सन की इच्छा के उससे काम कराया जाता था और लोअर देन मिनिमम वेजेस मिलता था इसमें। तो ये हो गया आपका फोर्स्ड लेबर और बेगार में डिफरेंस। ठीक है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन, या फिर कोई भी ह्यूमन हो, बट यहां पे एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। एक्सप्रेसली मेंशन क्या नहीं है? स्लेवरी के बारे में। बट जो है स्लेवरी को इंक्लूड करता है। दिस इंक्लूड स्लेवरी।
एक्सप्रेसली नहीं मेंशन है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली मेंशन है, ठीक है, इम्प्लिसिट है ये, ठीक है। तो इसमें एक्सप्रेसली नहीं मेंशन है। और इसके अलावा इसमें जो भी इमोरल बाइंग होती है वुमेन एंड चिल्ड्रन की, वो भी इंक्लूडेड है। बाइंग एंड सेलिंग दोनों है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसमें ये भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर अब केसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 केसेस हुए। पहला केस है संजीत राय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इसमें क्या हो रहा था कि मिनिमम वेजेस से कम, मतलब कि पेमेंट लोअर देन मिनिमम वेजेस मिल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 23 के, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आप मिनिमम वेजेस तो प्रोवाइड करो ही। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप बेसिक मतलब मिनिमम वेजेस तो पे करो, ठीक है। तो इसमें मिनिमम वेजेस को पे करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका ईयर है 1983, इसका ईयर है 1983, ठीक है। इसके अलावा है दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका ईयर है 1983, 1983 इसका है, मतलब दोनों का ही 1983 है, दोनों का 1983 है। इसमें क्या हुआ, इसमें रिम्यूनरेशन ही नहीं दी जा रही थी, विदाउट रेमुनरेशन काम करवाया जा रहा था। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने वायलेटिव घोषित किया, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 23। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 23, जिसमें मैंने आपको बेगार, फोर्स्ड लेबर, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, ये सारी चीज़ें समझाई हैं। इसके अलावा 2 केसेस भी कर लिए। अब हम जल्दी से देखते हैं आर्टिकल 20। और इसके अलावा जो 23 है ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे लागू होगी। ये प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर सरकार करे, पब्लिक, दोनों के ऊपर ही ये 23 लागू होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 23। अब जल्दी से आर्टिकल 24 हम समझते हैं। तो आर्टिकल 24 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 24 क्या है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बेयर एक्ट से एक लॉ पढ़ के आपको समझा सकता हूँ, लेकिन बेयर एक्ट से तो आप भी पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल डिफाइन करता हूँ वो चीज़ क्या बोली गई है और उसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। और यही एक प्रोसेस होनी चाहिए। हम यहाँ पर बेयर एक्ट पढ़ के आपका टाइम नहीं ख़राब कर सकते। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट मतलब रोक लगाता है किसी भी चाइल्ड जो 0 से 14 ईयर्स का है
वो किसी भी फैक्ट्री में या माइन में या फिर हजार्डस इंडस्ट्री में, मतलब जो हार्मफुल इंडस्ट्री है उसमें इंडस्ट्री में काम ना करे, मतलब इसमें काम ना करे। तो ये जो है 0 से 14 ईयर्स के बीच के बच्चों के लिए था ये प्रावधान, ठीक है। इसमें एक केस हुआ, तो ये क्लॉज 1 है आर्टिकल 24 का। इसमें एक केस हुआ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इस केस में नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। और इसमें क्या हुआ, शिवकाशी क्रैकर्स फैक्ट्री जो तमिलनाडु में थी, तो ये बिलो द 14 ईयर्स के जो बच्चे थे उनसे काम करवा रही थी पटाखों की फैक्ट्री में, मतलब क्रैकर्स की फैक्ट्री में, जिससे उनकी हेल्थ का और एजुकेशन का नुकसान हो रहा था बच्चों का। तो MC मेहता बहुत ही बड़े लॉयर थे और इन्होंने बहुत सारी PIL की, जिससे कि पब्लिक इन लार्ज को बेनिफिट हो। तो ये MC मेहता ने केस किया उन बच्चों के राइट को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स cannot work in the hazardous factory और hazardous factory। इसके अलावा सभी चिल्ड्रन को 20,000 रुपीज़ कंपनसेशन भी देना होगा एम्प्लॉयर को, मतलब शिवकाशी फैक्ट्री वालों को 20,000 कंपनसेशन भी देना पड़ा उन बच्चों को। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो ये आपका क्लॉज 1 है और उससे रिलेटेड ये केस है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और इसका जो दूसरा क्लॉज है, इसी का जो दूसरा क्लॉज है, वो बोलता है कि स्टेट नेशनल सर्विस के लिए आपको बुला सकता है, जो है काम करने के लिए, ठीक है। नहीं सॉरी, ये 23 का सेकंड क्लॉज था, नेशनल सर्विस के लिए कर सकता है, तो इसको 23 में लिख लीजिएगा। और नेशनल सर्विस के लिए वो कभी भी बुला सकते हैं, और वो स्लेवरी या फिर इमोरल ट्रैफिक, बेगार या फोर्स लेबर में नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप जब तक समझिए कंट्री है तब तक आप हो, और नेशन सबसे ऊपर है, तो हमें उसकी रक्षा के लिए कभी भी आगे जाना पड़ सकता है। तो ये सेकंड क्लॉज उसका है, इसका सेकंड क्लॉज नहीं है, ठीक है। तो ये उसका सेकंड क्लॉज था, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 24 हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ लॉ बनाए गए, इसमें एक लॉ बनाया गया था, इधर लिख लेते हैं लॉ क्या है, लॉ इसके अंदर क्या है। इसमें क्या है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इसको अमेंड किया गया बाद में 2016 में, और इसका नाम
इसको रीनेम कर दिया गया, जिसमें चाइल्ड के साथ साथ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, एडोलसेंट मतलब जो 14 से 18 ईयर्स के बीच में आते हैं। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, अभी मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें क्या था कि जो भी 14 ईयर्स, मतलब जो 86 वाला जो एक्ट था, इसमें क्या था, जो भी 14 ईयर्स से नीचे के बच्चे हैं तो वो जो है किसी भी हजार्डस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हार्मलेस जो फैक्ट्रीज हैं उसमें काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी हजार्डस फैक्ट्रीज थी उनके बारे में बात की गई, या इंडस्ट्री थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जो नया एक्ट आया इसमें पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया। मतलब जो 0 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो भले ही हार्मलेस हो या हार्मफुल हो, दोनों में ही काम नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एडोलेसेंट जोड़ा गया। एडोलेसेंट होता है 14 से 18 ईयर के बच्चे, ठीक है। 14 से 18 ईयर के बच्चे जो होते हैं तो उनके लिए जो है क्या किया गया कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही जो है फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। और ये तय किया गया और कहाँ कहाँ वो काम ना करें और कहाँ कहाँ वो काम करें। तो अभी दोनों पे ही है। तो ये नया लॉ है और इसको देख लीजिएगा। बाकी लगभग मैंने सारा ही कवर कर दिया है आर्टिकल 23 और 24 में। अगर कुछ रह गया हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, और मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूँगा। आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।